ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट, इट्स मीनिंग एंड एलिमेंट्स। तो स्टेट एक ऐसी संस्था होती है जिसके पास मोस्ट पावरफुल, सुप्रीम, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान और सोवरन राइट होता है। स्टेट जो है, अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेंट्रल स्टडी रही है पॉलिटिक्स में, और जो स्टेट है वो अपनी कोर्सिव पावर का इस्तेमाल कर सकती है। कोर्सिव पावर यानी कि बलपूर्वक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है इन केस स्टेट के अंडर रहने वाले लोग स्टेट के लॉज को डिसोबे करें। अगर लोग स्टेट के लॉज को नहीं मानेंगे देन सिचुएशन विल बी लाइक एनार्की एंड क्योस ऑल अराउंड, माइट इज राइट, और एब्सेंस ऑफ लॉ जो है वो हमें देखने को मिलेगी। प्रेजेंट जो स्टेट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम नहीं करती, इसके साथ साथ उनको बोला जाता है वेलफेयर इंस्टीट्यूट, यानी कि एक ऐसी संस्था जो कि एक इंडिविजुअल को हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प करती है। तो जो वर्ड है स्टेट, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो प्रेजेंट पास्ट टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो स्टेट है उसकी जगह पर शब्द पोलिश और सिविटास इस्तेमाल होता था, जिसका लिटिल मीनिंग होता था सिटी स्टेट। मगर मॉडर्न जो टाइम पीरियड है वहां पर सिटी स्टेट की जगह पर नेशन स्टेट टर्म्स यूज होती हैं। और जो शब्द है स्टेट, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है जहां पर इसका मतलब होता है स्टेटस, और इसको लिटरली अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं कि सोशल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप या फिर क्लास के बारे में ये बात करता है। प्रेजेंट सेंस में स्टेट टर्म को पहली बार इस्तेमाल किया था मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में। और अगर हम बात करें कंट्री वाइज तो इंग्लैंड ऐसा पहला देश था जिसने इसको प्रेजेंट सेंस में यूज किया था 16th सेंचुरी में, और धीरे धीरे इसका जो है ट्रेंड फिर बाद में कंटिन्यू हो गया। हमने अक्सर देखा है कि रॉन्गली ये टर्म का इस्तेमाल जो है होता है। हम यूजुअली जैसे न्यूयॉर्क हो गया, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बर्लिन, लंदन के लिए स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, मगर इनके लिए जो टेक्निकली सही वर्ड है वो होता है प्रोविंस। तो स्टेट शब्द जो है वो एक देश के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो है बाकी जो सारे ये वाले मैंने बताए ये एक्चुअली में प्रोविंस होते हैं, टेक्निकली प्रोविंस टर्म जो है वो उनके लिए ठीक रहती है। फर्दर अगर हम बात करें स्टेट की डेफिनेशन की तो जो अरिस्टोटल है वो बोलते हैं कि जो स्टेट होती है वो होती है यूनियन ऑफ फैमिलीज या फिर यूनियन ऑफ विलेजेस, जहां पर हम देखते हैं कि अपने एंड के लिए सारे मतलब ये काम करती है, यानी कि अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए स्टेट काम करते हुए हमें देखने को मिलती है, सो दैट कि एक ऑनरेबल हैप्पी लाइफ इंडिविजुअल जी सके। जो बोधा है उनका मानना है कि जो स्टेट है एक ऐसी एसोसिएशन है फैमिलीज की जहां पर कॉमन जो पोजेशन है उसको गवर्न किया जाता है बाय सुप्रीम पावर एंड बाय रीजन। वुडो विल्सन जो है उनका मानना है कि स्टेट जो है पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो गार्नर है उनका मानना है कि जो स्टेट है एक ऐसा कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक लॉ में जहां पर हम बात करते हैं कम्युनिटी ऑफ पर्संस की, चाहे वो नंबर में कम है या फिर ज्यादा है, परमानेंटली वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और उनके पास एक्सटर्नल कंट्रोल होता है और वो पोजेस करते हैं ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट टू विच ग्रेटर बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस, यानी कि लोग वहां के अपनी गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट जो है वो करते हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन जो है उसमें हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेट की डेफिनेशन में ऑर्गेनाइज्ड पीपल जो है उनकी बात की गई है, परमानेंटली जो लोग हैं वो एक जगह पे रहते हैं, लोगों की अपनी एक गवर्नमेंट होती है और वो अपने सारे फैसले इंडिपेंडेंटली रहते हैं। यानी कि स्टेट जो है उसके 4 असेंशियल एलिमेंट की बात की जाती है। पॉपुलेशन हो गया, फिक्स टेरिटरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया और सोवरेनिटी हो गया। इसके अलावा ये तो हो गए असेंशियल एलिमेंट। कुछ नॉन असेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि यूनिटी, ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉन्टिन्यूटी, परमानेंस। तो हम प्राइमरली जो है हमारा फोकस असेंशियल एलिमेंट्स के ही ऊपर रहेगा। तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट इज पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन है इसको फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है क्योंकि स्टेट जो है उसकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते विदाउट पॉपुलेशन। तो इसीलिए इसका जो रोल है वो बहुत बड़ा हो जाता है। साइज क्या होना चाहिए किसी देश की पॉपुलेशन का, तो इसके बारे में डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में कोई फिक्स जो है नंबर नहीं किया जा सकता। प्लेटो जो है उनका मानना है कि स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 5040 होनी चाहिए। अरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उनका मानना है कि स्टेट की पॉपुलेशन ना ही बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। रूसो जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एडवोकेट हैं, उनका मानना है कि 10 या जो है स्टेट की पॉपुलेशन की लिमिट होनी चाहिए। मगर अगर हम बात करें मॉडर्न एज में तो यहाँ पर आज के समय में स्मॉल सिटीज जो है वो नहीं देखने को मिलती, इनकी जगह अब ले ली है बड़ी सिटीज ने। और
डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी नहीं देखने को मिलती। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो रिप्लेस हो गई है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के द्वारा। तो कहने का मतलब आज के टाइम पीरियड में 5 या फिर 10,000 किसी देश की पॉपुलेशन हो, ऐसा तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों तरह की एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि चाइना हो गया, उसकी पॉपुलेशन 141 करोड़ है। इंडिया हो गया, उसकी पॉपुलेशन 139 करोड़ है। अमेरिका की 33 करोड़। दूसरी तरफ ऐसे भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे कि सैन मेरिनो सिर्फ 34,000, लग्जमबर्ग अराउंड 6.5 लाख के आसपास, स्विट्जरलैंड जिसकी 87 लाख के आसपास पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। फर्दर हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि कई देश ऐसे हैं जहां पर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है वो एक सीरियस थ्रेट की तरह हमें देखने को मिलती है। तो वहां पर फैमिली प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट जो है अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। एग्जाम्पल के लिए चाइना, जहां पर उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी जो है काफी लंबे टाइम तक चलाई थी, फिलहाल के लिए उन्होंने इसको रोक दिया है, इसको खत्म कर दिया है। और कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहां की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो पॉपुलेशन को एनकरेज करने के लिए अलग अलग तरह के मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो देती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रशिया की, तो वहां पर रशिया में पुतिन ने अनाउंस किया था कि 5,000 जो है पर मदर को दिया जाएगा अगर उनके सेकंड चाइल्ड होता है। तो पॉपुलेशन होनी कितनी चाहिए, इसके बारे में ये बोला जाता है कि देश की जो पॉपुलेशन है वो रिजनेबल होनी चाहिए। जैसा कि अरिस्टोटल ने बोला था, मतलब कि ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम। तो कहने का मतलब इतनी देश की पॉपुलेशन होनी चाहिए जो कि देश की टेरिटरी के ऊपर अच्छे से आ सके, मतलब इतनी बड़ी भी ना हो कि देश को डिफेंड करने के लिए बहुत समस्या आए, और देश की पॉपुलेशन जो है अपनी जो सारी डेली नीड्स हैं वो अपने ही टेरिटरी से पूरी कर लें। फर्दर बोला जाता है कि जो देश की कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन की वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि देश की जनसंख्या की बनतर। तो कई लोगों का, कई चिंतन का मानना ये है कि देश में एक ही तरह के लोग होने चाहिए, यानी कि होमोजीनियस लोग होने चाहिए। एक ही तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, एक ही देश का धर्म हो, कॉमन कस्टम्स और ट्रेडिशन होने चाहिए। तो इससे चांसेस ज्यादा है कि देश में यूनिटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। मगर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। प्रेजेंट टाइम पीरियड में हम डाइवर्सिटी जो है वो बड़े स्केल पे देखते हैं, तो इसीलिए एक देश की लैंग्वेज नहीं हो सकती, एक धर्म नहीं हो सकता। डाइवर्सिटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। फर्दर बोला गया है कि जो पॉपुलेशन होती है उसके 3 टाइप्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, सिटीजन, सब्जेक्ट्स और एलियन। तो सबसे पहले सिटीजन। तो सिटीजन उनको बोला जाता है जिनके पास सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो देश का प्रशासन संभालते हैं। सब्जेक्ट्स उनको बोला गया है जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, या हम ये भी बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। एलियंस उन लोगों को बोला जाता है जो दूसरे देश में जाते हैं, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, या फिर बिजनेस ट्रिप के लिए जाते हैं। ऐसे लोग सिविल राइट्स को एंजॉय करते हैं, मगर उनकी लॉयल्टी जो है वो अपने देश के हिसाब रहती है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है पॉपुलेशन वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड टेरिटरी। तो जो फिक्स्ड टेरिटरी है ये सेकंड नंबर पर कंसीडर की जाती है, क्योंकि जब तक देश की जो एक फिक्स्ड टेरिटरी नहीं होगी, लोग जो है एक फिक्स्ड एरिया पर नहीं रहेंगे, तो स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। पास्ट में हमने देखा है जैसे कि नोमैडिक ट्राइब्स होते थे, जो कबीले वाले लोग होते थे, वो एक से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इसलिए उनका कोई पर्टिकुलर देश नहीं होता था। ऐसा ही केस जूस कम्युनिटी के साथ हमें देखने को मिलता है, मगर 1948 में उन्होंने अपना एक कंट्री बना लिया, इजराइल। तो उसके बाद वो परमानेंट रिजाइड वहां के हो गए। तो जब हम बात करते हैं टेरिटरी की, तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ लैंड एरिया जो है देश का उसको ही इंक्लूड नहीं किया जाता, साथ ही साथ देश के लैंड एरिया में जो वाटर है, एयर है, स्काई जो है, वो सभी एक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है। इसी के साथ साथ एक टेरिटरी में फॉरेस्ट जो होते हैं, माउंटेन जो होते हैं, रिवर हो गए, लेक हो गई, या फिर मिनरल रिसोर्सेज हो गए, वो भी कंसर्न टेरिटरी को ही बिलोंग करेंगे। ऐसे ही जो एक कंट्री के साथ लगता जो सी एरिया होता है 12 नॉटिकल माइल तक, वो भी कंट्री को ही बिलोंग करता है। अगर मान लो इंडिया का जो शिप है वो किसी दूसरे देश में गया, तो जहां पर हमारा शिप जो खड़ा होगा तो वो भी एरिया हमें बिलोंग करेगा। ऐसे ही जो एम्बेसीज होती हैं, जैसे इंडिया में दूसरे देशों के राजदूत इंडिया में ठहरे हुए हैं, वो एरिया उन्हीं को बिलोंग करेगा, वो इंडिया को बिलोंग नहीं करेगा। अगर इंडिया के अम्बेसडर जो है दूसरे देशों में बैठे हुए हैं, तो जिस एरिया में उनका ऑफिस होगा तो वो एरिया, वो टेरिटरी इंडिया को बिलोंग करेगी। उसके बाद है कि टेरिटरी जो है देश की कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा देश होना चाहिए या फिर छोटा देश होना चाहिए, इसके बारे में भी कोई आपसी जो है सहमति जो है नहीं हमें देखने को मिलती। पास्ट में
ये सजेस्ट किया जाता था कि देश का जो एरिया है वो छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त प्रशासन बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे एक एरिया वाइज जो मतलब बहुत एरिया कवर करता है, तो उसको संभालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि पास्ट में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन थे वो बहुत ही लिमिटेड होते थे। इसीलिए प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो ने माना है कि जो एक टेरिटरी है वो देश की स्मॉल ही होनी चाहिए। मगर प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बड़े स्केल पे डेवलप हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना, चाहे बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत बड़े स्केल पे फैला हुआ है, तो वो भी इजी हो चुका है। और अगर बहुत बड़ा एरिया होगा तो उसके बेनिफिट ये भी होते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमें ज्यादा मिलेंगे। तो इसीलिए बड़ा एरिया तो मतलब एटलीस्ट मतलब ठीक ठाक एरिया तो होना चाहिए। मगर अगेन हमारे पास दोनों तरह के एग्जाम्पल है, जहां पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिनका एरिया बहुत बड़ा है, कुछ देश ऐसे हैं जिनका एरिया बहुत छोटा है। तो स्क्वायर किलोमीटर में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे रशिया हो गया, तो रशिया का मतलब वर्ल्ड में सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है, 1 करोड़ 70 लाख। कनाडा जो है 99 लाख, चाइना जो है 97 लाख, यूएस 91 लाख, ब्राजील 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया 76 लाख, इंडिया जो है 32 लाख। तो ये तो वो देश की एग्जांपल है जिनका एरिया जो है वो बहुत बड़ा है स्क्वायर किलोमीटर में। और दूसरी तरफ ऐसे देश जिनका एरिया बहुत ही छोटा है, सैन मेरिनो 61 स्क्वायर किलोमीटर, मोनाको 2.02, वेटिकन सिटी 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि कुछ ऐसे देश हैं जो 2-2 3-3 किलोमीटर के भी नहीं है। फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो एक टेरिटरी है वो पॉपुलेशन को अच्छे से अकोमोडेट करे, इतना तो देश के पास एरिया होना ही चाहिए। यानी कि बहुत भी छोटा होगा तो वो भी डिफिकल्टी रहेगी, अगर बहुत बड़ा होगा तो उसको फिर डिफेंड करना भी काफी डिफिकल्ट रहेगा। फर्दर कि देश की जो टेरिटरी है उसकी नेचर किस प्रकार की होनी चाहिए, तो देश का जो लैंड एरिया है वो फर्टाइल होना चाहिए, मिनरल्स में वो रिच होना चाहिए। और इसी के साथ क्योंकि देश में प्रोस्पेरिटी जो है, वैभव आता है, तो एक तरीके से ये देश के प्रोग्रेस की पहचान होती है, हमारी जो है दूसरों देशों के ऊपर डिपेंडेंस कम होती है। फर्दर है कि बाउंड्रीज ऑफ टेरिटरी, तो जो बाउंड्री है देश की वो मतलब हमें देखने को मिलती है, ये सिंगल यूनिट में भी होती है कई बार, और कई बार एक देश अलग अलग यूनिट्स में भी डिवाइड होता है। पास्ट की अगर हम बात करें, जब 1971 में बांग्लादेश नहीं बना था तो वो तब तक पाकिस्तान था। तो जैसे कि ये पाकिस्तान हो गया, बीच में इंडिया आ गया, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान आता था। तो ये तो मतलब एक ही देश अलग अलग यूनिट्स में हमें देखने को मिलता है। और कई बार कुछ देश ऐसे होते हैं, ज्यादातर देश इनफैक्ट ऐसे होते हैं जो कि सिंगल यूनिट में ही होते हैं। सो इस तरीके का एग्जाम्पल होता है। फर्दर जो बाउंड्रीज होती हैं एक किसी देश की, वो नेचुरल होती हैं और आर्टिफिशियल भी होती हैं, जो कि मैन मेड भी बोली जा सकती हैं। तो जो नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं वो मतलब कि जैसे कि दो देशों के बीच में रिवर आ गई, माउंटेन आ गए, तो उनको तो हम बोल देंगे नेचुरल बाउंड्रीज। और कई बार ज्यादातर हम देखते हैं कि मैन मेड बाउंड्रीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। जहां पर मैन मेड बाउंड्रीज होती है वहां पे डिस्प्यूट का कारण भी वही बनती है, जैसे कि इंडिया चाइना हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, टेरिटरी। टेरिटरी के बाद है तीसरा, गवर्नमेंट। तो जब हम गवर्नमेंट के बारे में बोलते हैं तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट ऑर्गेनाइज इट्स पीपल, लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है, जो स्टेट की विल होती है उसको रखने का काम करती है, एंड मेक्स रूल पीपल ओबे इट्स विल। तो एक तरीके से लोगों की जो रूल होते हैं लोगों के, इसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो एक तरीके से ऐसी एजेंसी को बोला जाता है स्टेट, जो कि कलेक्टिवली लोगों के विल को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है म्यूचुअल रिलेशंस लोगों के, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। अगर देश के ऊपर बाहरी कोई आक्रमण होता है, एक्सटर्नल इन्वेजन, तो उस वक्त देश को, लोगों को बचाने का काम करती है। तो अगर मान लो गवर्नमेंट का रोल किसी देश में नहीं होगा तो पूरी तरह से एनार्की, क्योस जो है यानी कि अराजकता, वो फैल जाएगी। गवर्नमेंट के फर्दर है ऑर्गन्स। तो जो गवर्नमेंट है, जैसा कि आपको पता है, उसके 3 ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जेक्टिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। जो लेजिस्लेचर होती है विधायिका, वो देश में कानून बनाने का काम करती है। जो एग्जेक्टिव होती है वो इम्प्लीमेंट करती है कानून को, इन्फोर्स करने का काम करती है। और जो जुडिशरी होती है वो
लॉ को इंटरप्रेट करती है और अगर किसी तरह की डिस्प्यूट है उसके ऊपर फैसला सुनाती है। डिसीजन मेकिंग एक तरीके से बॉडी होती है जुडिशरी, और जुडिशियल रिव्यू का राइट भी जुडिशरी के पास होता है। देन जो गवर्नमेंट होती है उनकी कौन कौन सी फॉर्म्स हमें किसी देश में देखने को मिलती है, तो मोनार्की सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता था पुराने टाइम में, जहां पर देश को राजा या फिर रानी चलाते थे, राजतंत्र। फिर एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी यानी कि देश को चलाने का जो काम है देश के कुछ चुनिंदा अमीर लोग करते हैं, ठीक है, 4-5 लोगों का जो वर्ग होता है, समूह, उसकी बात की जाती है। देन डेमोक्रेसी, आज के टाइम में वर्ल्ड में 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। देन डिक्टेटरशिप, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया। रिपब्लिकन स्टेट, यानी कि जहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली केस जो है वो अमेरिका का होता है, यूएस का, और इनडायरेक्टली इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होते हैं। आगे है यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी यानी कि जो डिविजन्स ऑफ पावर हमें किसी देश के कानून में नहीं देखने को मिलती, सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम देश का होता है। दूसरी तरफ है फेडरल सिस्टम, यानी कि संघवाद प्रणाली, डिविजन्स ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट में कानून जो है वो डिवाइडेड होता है। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां पर हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेचर होते हैं और जो मिनिस्टर होते हैं वो एक ही पर्सन हो सकते हैं, जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि लेजिस्लेटर जो है यानी कि कानून बनाने वाले, और जो मिनिस्टर होते हैं ये अलग अलग पर्सन हमें देखने को मिलते हैं। तो जो गवर्नमेंट है बाय द टाइम ये चेंज होती रहती है एज पर द नीड ऑफ द पीपल, जैसे कि लोग डिमांड करते हैं, और हम देखते हैं कि इसमें चेंजेस भी आते ही रहते हैं। और हमने साथ में ये भी देखा है कि जो गवर्नमेंट की फॉर्म होती है वो मतलब ये बहुत ज्यादा देश को इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं करती, एक तरीके से रूटीन मैटर की तरह हमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की फॉर्म देखने को मिलती है। प्राइमरली जो गवर्नमेंट है उसका टास्क होता है टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। फर्दर जो नेक्स्ट है वो हमारा सोवरेनिटी, फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। इनफैक्ट कई स्कॉलरों का तो मानना ये भी है कि जो सोवरेनिटी होता है यह सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट होता है, क्योंकि जो सोवरेनिटी है उससे ही ये पता लगता है कि जो देश है वो सुप्रीम पावर के साथ हमें देखने को मिलता है। तो सोवरेनिटी का मतलब ही यही होता है कि देश के पास सुप्रीम पावर होती है, यानी कि नेशन हैज इंडिपेंडेंट पावर टू टेक इट्स डिसीजन। सारे देश के फैसले जो है वो इंडिपेंडेंटली देश लेता है। और जो सोवरेनिटी होती है ये दो प्रकार की होती है, इंटरनल सोवरेनिटी और एक्सटर्नल सोवरेनिटी। जब हम बोलते हैं इंटरनल सोवरेनिटी तो इसका मतलब है कि देश जो है देश के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर सारे अपने फैसले जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, यानी कि सभी को रेगुलेट करने का जो काम है देश के अंदर रहने वाले लोगों को वो स्टेट करता है। ऐसे ही देश के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, या फिर कोई ट्रेड यूनियन हो, तो वो सारे स्टेट की डायरेक्शन के हिसाब से काम करते हैं। तो इसका मतलब देश के पास है इंटरनल सोवरेनिटी। ऐसे ही देश के पास एक्सटर्नल सोवरेनिटी भी होती है। कहने का मतलब जब एक देश दूसरे देश के साथ अपने रिलेशन स्टेब्लिश करता है तो वहां पर देश इंडिपेंडेंटली सारे अपने फैसले जो है लेता है। जब एक देश किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनेगा तो वो भी कंप्लीटली डिपेंड करता है उसकी स्वीट विल के ऊपर कि वो उसका मेंबर बनना चाहता है या फिर नहीं। कई ऐसे भी क्रिटिक्स देखे हैं जो कि इस चीज को कंडेम करते हैं कि जो स्टेट है उसके पास ना ही इंटरनल सोवरेनिटी होती है ना ही एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है। उनका मानना है कि क्योंकि आज के समय में एक देश जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्शंस को फॉलो करता है, उसका मेंबर है, तो ऐसे में वो इंडिपेंडेंट कैसे होता है। ऐसे ही जब इंटरनल सोवरेनिटी की बात आती है तो जब देश कोई अपना नया लॉ लेके आता है तो देश के लॉ की डायरेक्शन यानी कि उनकी डिमांड क्या है उसी के हिसाब से काम करता है, उनसे पूछ के काम करता है। तो ऐसे में देश के पास इंटरनल सोवरेनिटी भी नहीं है। तो यहाँ पर जो इस चीज को कंडेम करते हैं उनका मानना यह है कि देश एक तरीके से जब कोई दूसरे देश के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है तो उसका इंडिपेंडेंट राइट जो है उसी के हिसाब से करता है। जब किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर बनता है तो वो भी इंडिपेंडेंटली खुद डिसाइड करता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर जो है वो नहीं होता। गवर्नमेंट इंटरनल अगर सोवरेनिटी की बात करें तो जो उसको ठीक लगता है वो वही करते हैं, ये नहीं जो लोगों ने बोल दिया वैसे ही सारा काम हमें होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये थे 4 एसेंशियल एलिमेंट
फाइनली हम अब आगे बढ़ेंगे कंक्लूजन की तरफ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टेट होती है उसके 4 एसेंशियल एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इवन वन, स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट। तो स्टेट का वजूद 4 एसेंशियल एलिमेंट के साथ ही हमें देखने को मिलता है। स्टेट के पास कोर्सिव पावर होती है, वो अपनी कोर्सिव पावर का इस्तेमाल जो है देश के लोगों के ऊपर कर सकती है, इन केस अगर देश के लोग जो है वो स्टेट के बनाए हुए कानूनों को फॉलो ना करें। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कम से कम एक फ्रेंड के साथ तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।